कुछ ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था हमने घर जाके, पढ़ा था क्या? नहीं कितने हैं? नए तो वही है, वही ना। हाँ तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था क्या? जाके थोड़ा सा रिवाइज किया था। हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े थे, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े थे हम लोग। इंडक्टिव इफेक्ट एग्जैक्टली होता क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट में तो इफेक्ट कंटिन्यूअस इफेक्ट होता है ऑफ द ग्रुप्स, है ना, या कंपाउंड। जो भी कंपाउंड होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कार्बन रिलेटेड चेन है और इस कार्बन के साथ में कोई भी एक Z ग्रुप लगा हुआ है। अगर ये Z ग्रुप इस Z ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होगा, ठीक है। इफ Z आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, इफ Z आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मोर देन कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब कार्बन 1 2 3 4 5 की बात करते हैं तो 1 से पहले Z किसके सबसे ज्यादा पास लगा हुआ है? कार्बन 1 के। तो कार्बन 1 से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फाइन। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया? कार्बन 1 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि इसने किससे ले लिया? कार्बन से ले लिया, 1 से। अभी कार्बन 1 क्या करेगा? इसके पास पे भी तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एक कार्बन प्रेजेंट है, वो क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। उसके बाद में इसके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, सॉरी इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा? अपने पास वाले से लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एरो 1 एरो 2 और एरो 3 लगाने का मतलब है डिस्टेंस डिपेंडेंस होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब होता है कि जैसे जैसे कार्बन से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा किस ग्रुप का? इस ग्रुप का, ठीक है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। मैं बोलूँ कि एक बहुत लंबी कार्बन चेन है तो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी। आफ्टर सम ऑफ पर्टिकुलर एरिया की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट एग्जैक्टली क्या हो गया? डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा कि डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। ज्यादा डिस्टेंस होगा तो डिपेंडेंसी कम होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगी वो कम हो जाएगी और कम होगा तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट होता है। फिर हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी इंडक्टिव इफेक्ट में कि इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव एस कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगा, पॉजिटिव एस कैरेक्टर पर डिपेंड करेगा, रिंग साइज पर डिपेंड करेगा, ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ी थी। हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो एप्लीकेशन पहले पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं पहले क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। यहाँ पर लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ, इसी में कंटिन्यू कीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। जो हम जो इफेक्ट पढ़ रहे हैं उसके क्या यूजेस है, क्या एप्लीकेशन है, क्या इट्स यूजफुल और नॉट, ठीक है। अगर यूजफुल नहीं है तो क्यों पढ़ेंगे, और अगर यूजफुल है तो हमें पढ़ना चाहिए। तो देखो इट्स अ वेरी यूजफुल। कैसे? पहला पॉइंट आएगा इसके अंदर, टू डिफाइन द स्टेबिलिटी, टू डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। जितने भी इंटरमीडिएट्स आपके पास बनते हैं उन सभी की स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है ना। उसके बाद में टू डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑफ हेलोएल्केन्स। हेलोएल्केन्स की स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। टू डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, और आप लिख सकते हैं जस्ट एल्कोहल्स और प्लीज हाइड्रोकार्बन लिख देना है ना, एल्कोहल्स पढ़ेंगे हम लोग, है ना, चैप्टर पढ़ेंगे एल्कोहल्स पूरा, हमारे पास चैप्टर है इसका पूरा। उसके बाद में टू डिफाइन द बेसिसिटी
city of compounds and also to define the acidity of compound. कोई भी कंपाउंड कितना बेसिक होगा, कितना एसिडिक होगा, इन सभी को क्या करते हैं, वो डिफाइन करते हैं। तो ये सारी इसकी एप्लीकेशन वाली पार्ट है, ठीक है। ये सब क्या है, इसका एप्लीकेशन पार्ट है कि क्या क्या डिफाइन करेगा। आपको पता है इंटरमीडिएट को कैसे डिफाइन करेगा, प्लस आई माइनस आई को पढ़ लिया था ना हमने, सब कुछ इंटरमीडिएट कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टू डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो आप पहले बात करेंगे कि व्हाट इज इंटरमीडिएट। तो आपको बताना है कि व्हाट इज इंटरमीडिएट। क्या हमें कुछ आइडिया है इंटरमीडिएट का, क्या मुझे बताना है सब कुछ? एक एक करके पढ़ेंगे। अभी हम इसको हमने लिख लिया है पूरा, है ना, तो पूरा सिस्टम लिख लिया है। अब हम इसको पहले तो हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज इंटरमीडिएट, क्योंकि ये पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में एक एक करके हम इनकी एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे और उसके अलावा हमारे पास में और भी इफेक्ट्स होते हैं, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे हाइपोकॉन्जुगेशन होता है, तो उनको भी पढ़ेंगे। पर अभी हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज इंटरमीडिएट। क्या होते हैं ये इंटरमीडिएट्स? आई थिंक मैंने आपको डिफरेंस बताया था इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में, बताया था, बताया था। क्या होता है? और लड़कों ने मुंह में दही जमाई है, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ, जरा ध्यान है, नहीं है ना? नहीं होता नहीं, मार्टिनल बिल्कुल कोई इंतजार तो नहीं कर रहा। तो क्या इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? रिएक्शन प्रोसीजर के दौरान प्रोडक्ट में कन्वर्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले एक हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट, ठीक है। कितने तरीके के इंटरमीडिएट्स होते हैं, जो हमें नहीं आइडिया पढ़े हमने, आपने बोला कि आपने जो सी पढ़ी है, तो डेफिनेटली सी बात है कुछ तो याद होगा, ऐसा नहीं होता कि कुछ भी याद नहीं है, गलत बात है। चलो हम लास्ट का याद नहीं रखा ना, तो अब याद रखना। इंटरमीडिएट्स जो होते हैं काफ़ी सारे तरीके के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द बॉन्ड क्लीवेज, डिपेंडिंग ऑन द बॉन्ड क्लीवेज, और उसके अलावा जो भी एटम प्रेजेंट होगा उस एटम पर कौन से चार्ज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं इंटरमीडिएट। एक तो बॉन्ड डिसोसिएशन पर डिपेंड करते हैं कि होमोलिटिक क्लीवेज होगा या हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा। अगर होमोलिटिक क्लीवेज होता है तो सिंगल स्पीशीज बनते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडिकल, ठीक है। और रेडिकल कॉमन स्पीशीज होते हैं, कार्बन पर लगा होगा तो भी रेडिकल, तो हम उसे बोलेंगे कार्बन रेडिकल। और अगर बोलते हैं कि हाइड्रोजन पे लगा होगा तो हाइड्रोजन रेडिकल, क्लोरीन पे लगा होगा तो क्लोरीन रेडिकल। बस उसके आगे हमें क्लोरीन जो भी नाम होता है, जो भी एटम होगा उसका नाम लेना है और उसके पीछे क्या लगा देना है, रेडिकल पुट कर देना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, होमोलिटिक में तो सिर्फ रेडिकल बनेगा। अब बात आती है हेटेरोलिटिक क्लीवेज की। तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगा, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे मैंने बोला कार्बन है और एक X जुड़ा हुआ है, वेयर X इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हैलोजन हो, वेयर X इज कोई सा भी हैलोजन हो, वो क्या करेगा, अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेगा अपनी तरफ, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो कार्बन पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और X के फॉर्म में ये बाहर चला जाएगा। समझ में आता है? तो यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये क्या बना, कार्बोकैटायन। क्या बन गया ये, कार्बोकैटायन। समझ में आता है? इसी तरीके से देखो, अगर मैं बोलती हूँ पढ़ेंगे अभी सारा, तो एक रफ आइडिया लेते हैं, यहाँ पर एक एक करके पढ़ेंगे इन सभी को, इनके बारे में पढ़ेंगे कैसे होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ देयर, और कैसे फॉर्मेशन होता है ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस कैसे होगी। उसके बाद में देखो कोई कार्बन है और कोई भी एक Z एटम है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने लिया H, तो CH बॉन्ड है कोई, है ना। CH बॉन्ड में देखो आपको पता है कि जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू H, है ना। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू H। अगर इस H को मैं किसी भी तरीके से रिमूव कर दूं तो यहाँ से H
हमेशा किसके फॉर्म में जाएगा, पॉजिटिव के फॉर्म में, मतलब अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर जाएगा, अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, वहीं पर छोड़कर जाएगा। तो मैंने बोला मैंने यहाँ पर एक बेस ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा बेस ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया। आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग बेस का काम पता है क्या होता है, इस बेस का काम पता है क्या होता है, क्यों लेते हैं हम रिएक्शंस में बेस का काम होता है एक्टिव हाइड्रोजन को रिमूव करना, या मैं कह दूं कि हाइड्रोजन को रिमूव करना। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो हाइड्रोजन को वहां पर से क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो बेस का काम लिखेंगे आप, आपको कहीं पर भी बेस नजर आएगा तो याद रखिएगा क्या करता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये याद रखना है आपको, ठीक है, हमेशा याद रखना है। और हर रिएक्शन में काम आएगा बेस, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में काम आता है। जब आप अल्कोहल से भी पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि बेस काम आएगा वहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। तो चलिए, तो बेस यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो ये बेस इस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो OH और H मिलकर क्या बनाएंगे, H2, और ये वाले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन पर। तो क्या बनेगा, देखो कार्बन पर तो आ गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज, और फिर H2 के फॉर्म में क्या चला गया, H बाहर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब क्या बन गया, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज क्या होता है, कार एनायन, क्या होता है, कार एनायन, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए पहले लिस्ट बना लेते हैं इंटरमीडिएट्स की, फिर एक एक करके पढ़ते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले लिखेंगे कार्बोकेटायन, जिसे C पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, फिर लिखेंगे कार एनायन, जिसे C नेगेटिव से डिनोट करते हैं, फिर लिखते हैं हम लोग रेडिकल या कार्बन रेडिकल, इस पर C के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। उसके बाद में हम बात करते हैं कार्बीन की, इट इज आल्सो अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, फाइन। उसके बाद में हम लिखेंगे नाइट्रीन्स, हाथ में नीचे नाइट्रीन्स, इसमें भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, डेफिशिएंट होता है ये भी। और क्या बचा, बेंजाइन, दिस इज कॉल्ड बेंजीन, और एक और बार पाई बॉन्ड लगाया तो बेंजाइन, ठीक है। These are the sum of intermediate which are identified during the reactions, during the reactions, ठीक है, by the slow down the reactions को slow down करके इन intermediates को क्या किया गया है, isolate किया गया है, study की गई है, ठीक है। कॉपी कीजिए फिर बताइएगा। याद रहेंगे ना आपको, याद रखने भी पड़ेंगे, नहीं रखोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस, जो रिएक्शंस के आपके चैप्टर्स हैं, हेलो एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कीटोन, एल्डिहाइड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, उन सभी में रिएक्शंस में ये सारी चीजें आएंगी। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 11th में ऑर्गेनिक कम थी, 12th में ऑर्गेनिक ज़्यादा है। ऑर्गेनिक और फिजिकल पर ज़्यादा इम्फेसिस किया गया, और 11th में जो थी ना उसमें इनऑर्गेनिक भी ज़्यादा इम्फेसिस किया गया है, ठीक है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करें, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आई एम स्टार्टेड विद कार्बोकेटायन, फाइन। तो हम बात करते हैं कि भाई कार्बोकेटायंस होते कैसे हैं। तो वो कार्बोकेटायन की बात करें तो फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूँ, है ना, या उससे पहले अपन इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन की बात करेंगे अपन कि कैसे होते हैं, कार्बोकेटायन कैसे दिखता है हमें, है ना। तो देखो कार्बोकेटायन क्या होता है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, लिखिएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड it is sp2
sp2 hybridized, sp2 हाइब्रिडाइज होता है और जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है कि एक इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और जो 3 लोब्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से अटैच होते हैं, ठीक है। तो सही इक्विवेलेंट बनाएगा, 3 लोब्स आर प्रेजेंट लाइक दिस, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, दिस इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ, आता है ना हाइब्रिडाइजेशन, डू यू नो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? How can we calculate hybridization of any atom or central atom? कैसे? Hybridization निकालना नहीं है ना? मैडम ऐसे मत करो, ऐसे करोगी तो गड़बड़ हो जाएगी, हाँ ऐसे करोगी तो गड़बड़ हो जाएगी। Hybridization निकालना नहीं आता है, आता है कि किसी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना। CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH4? sp3 and what is the hybridization of PCl5? शॉर्टकट मेथड आता है sp3 शॉर्टकट मेथड आता है, ठीक है। चलिए, तो हमने बोला कि कार्बन कार्बोकेटायन जो होता है उसके 3 लोब्स होते हैं जो 120 डिग्री पर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। 2 बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो ज्योमेट्री क्या होता है कि ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर दिखाई देगी ना, पता नहीं मेरे को भी दिख रहा है, लिख तो लिखो ना, दिख रहा है ना, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लिखेंगे पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा, इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इट मींस it is an electron deficient species, electron deficient species, ठीक है। और it is also called as electrophile, it is also called as electrophile, during the reaction it attracts nucleophile towards itself, during reaction it attracts nucleophile towards itself, nucleophile towards itself, ठीक है। जब भी रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रोफाइल किसको अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स टू ईच अदर। दिस इज द इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द कार्बोकेटायन, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कार्बोकेटायंस की, ये इतने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन, इट इज ऑफ 2-3 टाइप्स, it is of 3 types, generally 3 types होते हैं, foreign types भी लिख सकते हैं, like primary कार्बोकेटायन, सेकेंड होता है सेकेंडरी कार्बोकेटायन, और थर्ड होता है टर्शियरी कार्बोकेटायन, और मिथाइल के होगा एग्जैक्टली, सिंपलेस्ट होता है। प्राइमरी को 1 डिग्री लिखते हैं, इसको 2 डिग्री लिखते हैं, इसको 3 डिग्री लिखते हैं, आपको पता होगा। कार्बन पता है ना, टाइप ऑफ कार्बन पता है, बस उसी की तरह प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकेटायंस भी होते हैं, ठीक है। देखो प्राइमरी कार्बोकेटायन कैसे होगा, CH3 CH2 और पॉजिटिव अटैच्ड हो, राइट, या फिर मैं ऐसे कर दूं कि CH3 CH2 CH2 पर पॉजिटिव अटैच्ड हो, दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटायन,
कोई सा भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी कार्बोकेटाइन्स, ठीक है। आपको प्राइमरी यूनिट पता है ना, प्राइमरी यूनिट क्या होती है, CH2 होती है। प्राइमरी यूनिट क्या हो गई हमारी, कार्बो, उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा दो तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन। व्हाट इज सेकेंडरी यूनिट, आई थिंक CH इज सेकेंडरी यूनिट, राइट। CH क्या होती है, सेकेंडरी यूनिट होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एग्जांपल्स में, देखो CH3 CH CH3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और CH3 CH2 CH CH3 पॉजिटिव चार्ज, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन्स, समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल है, बेसिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, बिल्कुल आप सभी पढ़ते रहे। होपफुली आपको याद नहीं है, बट जब भी पढ़ाया जाएगा तो याद आ जाना चाहिए, अगर क्लास में अच्छे से ध्यान दिया है तो। उसको पता नहीं किस बात पे ऐसे आ रही है, क्यों हंस रहा है, कुछ बात है हमें भी बता दें, हम भी हंस रहे क्या, बोर हो गए हम भी, हाँ ऐसे क्या कर रहे हैं, इसकी बातें याद आ रही है देखो, हाँ। टर्शियरी कार्बोकेटाइन को टर्शियरी यूनिट क्या होती है, ये होती है। तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, CH3 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 और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। कोई सा भी ले लीजिए, एक और एग्जांपल CH3 CH3 CH2 CH2, सारे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। मिथाइल का मिथाइल ही रहता है, मिथाइल पर एक कार्बन एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन्स, ठीक है। इसके बाहर कोई कार्बोकेटाइन होता ही नहीं, ठीक है। तो जब भी कार्बोकेटाइन बनेंगे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी के अलावा कोई नहीं बनेगा, या फिर मिथाइल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी कॉपी किया आप सभी ने, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो बता दीजिएगा। स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी of कार्बोकेटाइन। कैसे डिफाइन करेंगे किसी भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी? हाउ कैन वी डिफाइन? देखो हम बोलते हैं कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी अगर ज़्यादा होती है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, हंसी आ रही क्यों, देखो फर्स्ट सेकंड क्लास में था नहीं तो मैम ध्यान नहीं दे, क्यों आ रही है हंसी, तो मैं हंस रही थी, क्यों हंस रहा है, वही पूछना चाह रही हूँ क्यों हंस रहे हो, हमें भी बता दो, हम भी हंसना चाहते हैं ना। You all are interested? We all are interested actually. कैसे पढ़ा रही हूँ, जो ज़्यादा पढ़ा रहा है देखो आता है तो आगे बढ़ा दे, ना वहाँ बैठ जाते हैं। चलो अब नहीं हंसना। एनर्जी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। और अगर एनर्जी इंक्रीज होगी, कोई भी सिस्टम अगर हायर एनर्जी स्टेट में होगा तो हम क्या करेंगे, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो हम इसको रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, दैट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, सही है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। किसी भी कॉन्सेप्ट पे लगाओ, अगर स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है कहीं पर भी, अगर क्वेश्चन आता है तो इन 3 चीज़ों को याद रखना है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एंड और एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद रिएक्टिविटी।
अब हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं, विच वन इज मोर रिएक्टिव, और पहले या फिर हम बात कर रहे हैं विच वन इज मोर स्टेबल। अगर हम स्टेबल की बात करेंगे तो रिएक्टिविटी की बात अपने आप हो जाएगी, ठीक है। चलिए हटा दो इसे। देखिए यहाँ पे मैंने बोला हमारे पास में प्राइमरी एल्कोहल होता है, सेकेंडरी एल्कोहल होता है और टर्शरी एल्कोहल होता है, ठीक है। इनके एक एक एग्जाम्पल्स देखें, उसके बाद में स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं। मैंने बोला कार्बन है और एक CH2 यूनिट है विद पॉजिटिव चार्ज, दिस इज CH3, दिस इज प्राइमरी एल्कोहल CH3, दिस इज सेकेंडरी कार्बोनेट आयन और दिस इज CH3, टर्शरी कार्बोनेट आयन, ठीक है। अब इसके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा और इंडक्टिव इफेक्ट से आप क्या कर सकते हो, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, दोनों लगेंगे इफेक्ट और आप इसकी स्टेबिलिटी डिफाइन कर सकते हो। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर +I ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर अभी हमने जो ग्रुप लगाया वो कौन सा है, +I ग्रुप लगा हुआ है। तो +I ग्रुप का काम क्या होता है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट। यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज है, इसे तो रिलैक्स होने के लिए इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन को ले सकता है आराम से, जितने इलेक्ट्रॉन देने वाले लगेंगे ग्रुप। अब देखो इतने, ये मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करा है, जितने एरो बनाए ना उतने इलेक्ट्रॉन से प्रोवाइड करा है, ठीक है। यहाँ देखो इस वाले में 3 इलेक्ट्रॉन ये और 3 इलेक्ट्रॉन्स ये प्रोवाइड करा है। तो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट सिर्फ आपको समझने के लिए, प्रोवाइड नहीं करा रहा है 3 इलेक्ट्रॉन्स, याद रखिएगा, ठीक है। सिर्फ हमें इसको समझना है, इसीलिए हमने इसको बोला। तो इधर से 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इधर से 3 इलेक्ट्रॉन, तो ज़्यादा न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ से देखो 9 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तीनों ही +I ग्रुप है, 3 +I ग्रुप लगे हुए, देखो CH3 +I ग्रुप, CH3 +I ग्रुप, ये वाला CH3 +I ग्रुप, तो 3 +I ग्रुप लगे हुए हैं और तीनों ही +I ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेंगे किसकी तरफ, कार्बन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर कितने 9 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं। क्या अब हम इनकी स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं, विच वन इज मोर स्टेबल, जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रही है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज कर पा रहा है। समझ में आता है। तो मेरे को लगता है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात की जाए तो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री मोर स्टेबल देन सेकेंड डिग्री, एंड सेकेंड डिग्री इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, और उसके बाद में सबसे लास्ट में आ जाएगा कौन सा, यस। तो द स्टेबिलिटी ऑर्डर इज दिस, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन सेकेंड डिग्री, एंड सेकेंड डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। समझ में आता है। ऑर्डर के भाग लिखेगा या ऑर्डर की स्टेबिलिटी लिखेगा, जब भी उसके बाद में लिखेगा व्हेन +I group is attached, when +I group is attached, okay, +I group is attached। If -I group is attached, मतलब electron withdrawing group is available on the carbon atom, then what is the order of the stability? Reverse हो जाएगा, because of that already carbon consists of positive charge, electron deficient. If electron withdrawing group is attached on it, then they are accepting electron towards the cell. carbon तो already deficient है, उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और इलेक्ट्रॉन हम उससे खींच लेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, और ज़्यादा क्या हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। समझ में आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी यहीं पर कंटिन्यू कीजिएगा, स्टेबिलिटी व्हेन -I group इज अटैच्ड, ठीक है। अगर -I ग्रुप होंगे तो देखो मिथाइल इज मोर स्टेबल then primary, then secondary, and then primary.
किसी के भी थ्रू लिख लो रिएक्टिविटी ऑर्डर, चाहे इसके अकॉर्डिंगली लिखे हम। अब देखो ये ज्यादा स्टेबल है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, क्या लिखा था हमने, क्या लिखा था भाई, कम हो गई। और ये कम स्टेबल है तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई इससे, और इसकी सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा किसकी हो गई, हाईएस्ट इसकी, हाईएस्ट किसकी हो जाएगी, मिथाइल की हो जाएगी स्टेबिलिटी। देयर इज नो इशू। अगर हमें वो कंसेप्ट समझ में आता है ना, तीनों चीजें, रिलेशनशिप अगर आपको याद रखना है, यू जस्ट लर्न द रिलेशनशिप, तो हम लोग सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। हमें वहाँ पर ये नहीं देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे क्या होगा कि कौन सा इंटरमीडिएट होगा हमें क्या पता, तो हम सिर्फ एक के साथ बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो कोई सा भी इंटरमीडिएट बन सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मैंने एक जनरल मेथड लिखवा दिया, एक जनरल बात लिखवा दी आपको। ये एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी का, जो भी एनर्जी होती है वो रिएक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। नाउ वी कम टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। लिखिएगा, हाउ कैन यू फॉर्म, कैसे बनते हैं रिएक्शंस के दौरान। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फर्स्ट लिखेंगे प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का नाम सुना है, यू नो अबाउट द एल्कीन, हाइड्रोकार्बन विद डबल बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोकार्बन विद डबल बॉन्ड। तो एल्कीन को हमें क्या कराना है, प्रोटोनेट कराना है। ठीक है, क्या कराना है, प्रोटोनेशन का मतलब क्या है, प्रोटोन का एडिशन कराना है। किसका एडिशन कराना है भाई, प्रोटोन का एडिशन कराना है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग बना सकते हैं, लाइक एग्जांपल RCH डबल बॉन्ड CH2। मान लीजिए मैंने कोई एल्कीन लिए, दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पता है ना, अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है, पढ़ा है हमने एल्कीन, हाइड्रोकार्बन पढ़ा था। टू टाइप ऑफ एल्कीन्स आर देयर, सिमेट्रिकल एल्कीन एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या होते हैं, when same groups are attached, both side के डबल बॉन्ड के दोनों साइड अगर सेम ग्रुप अटैच्ड है तो वो क्या हो जाएगी हमारी सिमेट्रिकल एल्कीन। और अगर डबल ग्रुप के दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है तो वो हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ कि एल्कीन, इथीन बोलते हैं ना आप लोग, इथीन ये आपकी कौन सी है, सिमेट्रिकल। ठीक है, अगर यहाँ पे सारे हाइड्रोजन हटा के मिथाइल ग्रुप लगा दूँ तो भी सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल क्योंकि देखो डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स आ रहे हैं। ठीक है, और अगर यहाँ से हटा के ऐसे कर दूँ तो अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अब सेम ग्रुप अटैच्ड नहीं है डबल बॉन्ड के दोनों तरफ। ठीक है, तो हमने कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्योंकि रिएक्शंस में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक्चुअली 11th में पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें आपको बताई नहीं जाती। ठीक है, ये तो सब चीज़ें आपको पैसे लिखवा दी जाती है, हमने एक एल्कीन ली, बट क्योंकि आप ऑलरेडी 11th पढ़कर आए हैं और 12th में वापस CFC पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने एल्कीन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया ना, 11th में पढ़ा था ना हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो हर टीचर एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इतना तो एटलीस्ट आता है। ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल एल्कीन। कोई भी प्रोटोन को ऐड कराना है एसिडिक कंडीशन में लीजिए। कौन सी कंडीशन, एसिडिक कंडीशन। कोई भी स्मॉल वाटर लो और उसके अंदर स्मॉल एसिड डालो, एसिडिक कंडीशन हो जाएगी। एसिडिक कंडीशन में आपको क्या रिलीज करेगा, प्रोटोन रिलीज करेगा। ठीक है, अब ये प्रोटोन देखो यहाँ पर, क्योंकि ये भी प्लस आई ग्रुप है तो ये पाई बॉन्ड किस तरह मूव कर जाएगा, शिफ्ट होगा ना पाई बॉन्ड। तो देखो यहाँ से प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इस पर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी, इस पर इंक्रीज होगी तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, CH2 यूनिट के पास में। तो हमारे पास में देखो एक इंटरमीडिएट स्टेट बन जाएगी RCH बॉन्ड CH2, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों अटैच हो जाएंगे। अटैच होंगे तो हमारे पास में RCH पर पॉजिटिव और CH
देखो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। अब अगर इसकी फर्दर में इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करा दूं तो अटैच हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, समझ में आता है? और सेकेंडरी कार्बन का टाइम बना है, ठीक है? चलिए, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन जिसे हम लोग एल्कीन फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन लिख लीजिए। प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड पता है कौन से होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड? कोई आइडिया हमें कार्बोनाइल कंपाउंड का? देखो कार्बोनाइल हमारे पास में एक ग्रुप होता है जिसका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? ये क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है? जैसे आपके पास में 14 और 15 टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं एसिड की, अल्कोहल की, एस्टर इज आल्सो फंक्शनल ग्रुप, राइट? उसके बाद में कार्बोनाइल ग्रुप होता है। कार्बोनाइल में हम 2 पढ़ते हैं, कीटोन और एल्डिहाइड। उसके बाद में नाइट्रो ग्रुप, अमीडो ग्रुप, अमाइन ग्रुप, हाइड्रोकार्बन भी खुद एक फंक्शनल ग्रुप होता है अपने आप में, फाइन? ऐसे 14-15 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है? उसमें कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? 2 में पाया जाता है। एक तो होता है एल्डिहाइड में, एक तो होता है हमारा एल्डिहाइड और एक होता है कीटो। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जो एल्डिहाइड होता है उसमें दोनों जो कार्बन वैलेंसी, फ्री वैलेंसी होती है, उसमें एक पर R लगता है और एक पर H लगता है। तो H इज कंपल्सरी फॉर एल्डिहाइड, ठीक है? कार्बन की जो वैलेंसी होगी, दोनों फ्री वैलेंसी होती है, उनमें एल्डिहाइड के लिए क्या कंपल्सरी है? एक हाइड्रोजन का होना कंपल्सरी। और कीटोन के लिए क्या होता है? दोनों ही ग्रुप आपको ऑक्यूपाइड बाय R, कोई भी एल्काइल ग्रुप वहां पर अटैच हो सकता है, उसे हम बोलते हैं कीटोन, ठीक है? तो ये कार्बोनाइल ग्रुप लेना है हमें और उसका प्रोटोनेशन कराना है। तो देखो कोई भी एक कार्बोनाइल ग्रुप ले लो, मैंने बोला एल्काइन मैंने कीटोन ले लिया है, कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप ले लिया, ठीक है? उसका मुझे प्रोटोनेशन कराना है। सेम मैं कोई प्रोटोन कराऊंगी। देखो अब यहाँ पर क्या होगा? पहली बात तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो पाई बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन। उसके बाद में देखो क्या होगा? R O नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, ये कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे एक तरीके से, इससे साथ रिलेट करता हुआ पाई बॉन्ड शिफ्ट। अब यहाँ पर देखो क्या है? H पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, ये कहाँ अटैक करेगा? इस ऑक्सीजन के साथ। तो देखो हमारे पास में क्या बन जाएगा? R C पर पॉजिटिव चार्ज R O H। आता है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? दिस इज ऑल ये भी क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब कोई भी अदर न्यूक्लियोफाइल हम इस पर अटैच कर सकते हैं या फिर ये वापस से स्टेबलाइज हो सकता है, वापस यही का ये ग्रुप बन सकता है। कैसे? हाइड्रोजन को वो वापस रिमूव कर, ठीक है? अगर ये हाइड्रोजन फिर से रिमूव हो जाएगी तो वापस से क्या बन जाएगा? हमारे पास में कीटोन ही बन जाएगा। और गंदा नहीं है, कंडीशन कम होती है, रिवर्सिबिलिटी डिपेंड करता है कि रिवर्सिबल होगी कि नहीं, ठीक है? आई थिंक 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आर इनफ, है ना? ज़्यादा हो जाएंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन जनरली पूछा तो जाता ही नहीं है, बट हाँ हमें पता होना चाहिए कि बनता कैसे है कार्बोकेटाइन, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए, दिस इज फिनिश्ड, कार्बोकेटाइन का फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे कार्बीन रेडिकल, ठीक है? ये कार्बन आयन की बात करेंगे। किसी को भी पढ़ लो, क्या करना है एक साथ पढ़ना तो सभी को यहाँ में, है ना? अब रेडिकल की बात कर लेते हैं। रेडिकल इसमें लिखेंगे, लिखेगा रेडिकल में इट इज अ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, इट इज अ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज it is a odd
It is obtained by the homolytic cleavage. It is electron deficient species. Next point में it is electron deficient species. The homolytic, next one में लिखिएगा the homolytic cleavage. The homolytic cleavage occurs in the presence of thermal energy, in the presence of thermal energy or UV energy, or UV energy. देखो फ्री रेडिकल कब बन सकते हैं? फ्री रेडिकल तब बनते हैं जब या तो एक तो होमोलिटिक क्लीवेज होता है तब बनेंगे. तो एग्जांपल अगर मैं कार्बन की ही बात करूं तो कोई भी दो कार्बन स्पीशी हो, है ना, कोई भी दो कार्बन स्पीशी हो या कोई भी स्पीशी हो सकती है, लाइक ए और बी भी हो सकता है ना, देयर इज नो इशू. दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए. तो हम यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए और बी दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए. और हम हमारे यहाँ पर क्या होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन हो जाएगा. होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन आ जाए. इस तरीके का हाफ हेडेड एरो से डिनोट करते हैं, है ना, आपको पता होगा. तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? ए रेडिकल प्लस बी रेडिकल. और इलेक्ट्रॉन स्पीशी होती है और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके पास में, ठीक है. इसके इनर स्फीयर में जितने भी प्रेजेंट होंगे उसके अलावा देखो एक इलेक्ट्रॉन इसके बाहर आउटर स्फीयर में भी प्रेजेंट है. दैट इज व्हाई ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी इधर से करेंगे तो कार्बन से भी क्या बनेगा? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी फॉर्मेशन होगा, ठीक है. दिस इज कॉल्ड रेडिकल. ये क्या कहलाता है? रेडिकल कहलाता है. और रेडिकल के लिए कंडीशंस होती हैं. दो ही कंडीशंस फॉलो करता है. या तो थर्मल एनर्जी देनी होगी, दिस इज द साइन ऑफ थर्मल एनर्जी, और या फिर यूवी एनर्जी देनी होगी, ठीक है. यूवी का मतलब होता है फोटोन देना होता है, कोई भी रेडिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी. तो यूवी एनर्जी हम ज़्यादा देते हैं तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है. ओके, चलिए टाइप ऑफ फ्री रेडिकल. नेक्स्ट पॉइंट है इसी में टाइप ऑफ फ्री रेडिकल. टाइप ऑफ फ्री रेडिकल देखिएगा. देखो अगर कार्बन की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द कार्बन टाइप, ठीक है. अगर कार्बन की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द कार्बन टाइप, किस तरीके का कार्बन होगा उसके अकॉर्डिंगली फ्री रेडिकल होगा. पढ़ा था हमने कार्बन किस तरीके के. अगर कार्बन फ्री रेडिकल की बात करेंगे तो प्राइमरी रेडिकल, है ना, सेकेंडरी रेडिकल और टर्शरी रेडिकल, ठीक है. प्राइमरी रेडिकल का मतलब क्या हुआ? कि CH2 यूनिट है, फिर CH3 है और उसके ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रेडिकल. अगर सेकेंडरी की बात करें, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी रेडिकल. और हम टर्शरी की बात करें, दिस इज कॉल्ड टर्शरी फ्री रेडिकल, ठीक है. अब उसके अलावा तो होमोलिटिक क्लीवेज जिनके भी बीच में हो जाए, जैसे मान लीजिए कि H और H के बीच में होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, मैंने H न्यू दिया इसको, तो ये हाफ इलेक्ट्रॉन इधर हाफ इलेक्ट्रॉन इधर, तो 2H रेडिकल बन जाएगा, ठीक है. इसी तरीके से मान लीजिए क्लोरीन और क्लोरीन लिया, मैंने Cl2 लिया, Cl2 को भी मैंने H न्यू दिया, तो यहाँ पर क्या होगा? हाफ इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन, 2Cl रेडिकल बन जाएगा, ठीक है. दिस इज द डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, आप उनसे बना सकते हैं. रेडिकल समझ में आते हैं? देखिए अब उसके बाद में देखिएगा रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स. मेरे को लगता है कि आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी की. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, तो जो
रिएक्टिविटी की कंडीशन या ऑर्डर हमारे पास में फ्री रेडिकल उसमें था, कार्बन के टाइम में प्रेजेंट था, सेम ऑर्डर यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ओके, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड होंगे, ठीक है, उतनी ही इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टर्शियरी इज मोर, सेकेंडरी and then primary. This is the order of reactivity of radicals. Sorry, static. reactivity तो उल्टी हो जाएगी। हाँ भाई, समझ में आता है आप सभी को? Do you have any problem regarding जो भी हमने पढ़ा अभी तक? Any problem? इतना अच्छा बनाती हूँ ना? हाँ? फिर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, इतना अच्छा तो नहीं पढ़ा थी ना? कोशिश कर सकते हैं। चलो, समझ में आता है? फ्री रेडिकल बनाने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। फॉर्मेशन क्या होगा कि कोई भी या तो यूवी रेडिएशन का साइन आ जाए, देखो कभी भी ऐसा साइन आ जाए ना रिएक्शन के ऊपर, तो ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि वो होमोलिटिक क्लीवेज करेगी, है ना? क्या करेगी, या तो ये वाला साइन आ जाए या ये वाला साइन आ जाए, जनरली वो क्या करेगी, होमोलिटिक क्लीवेज करेगी। ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज करेगी तो हमारे पास में क्या बनेगा, थर्मल एनर्जी, या हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी देने पर हमारे पास फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा, इक्वल शेप, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फ्री रेडिकल। नाउ वी कम टू द कार्बीन। कार्बन आयन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बीन पढ़ लेते हैं, छोटे छोटे हैं, इनमें ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कार्बीन लिखेंगे, थर्ड इंटरमीडिएट लिखेंगे कार्बीन। ऐसा लिखता है भाई CH2 यूनिट होती है जिसके पास में 2 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। ठीक है, these are 2 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है, देखिएगा, it is also a electron deficient species, electron deficient species। Next point, it consists 2 unbonded electrons, it consists 2 unbonded electrons। It is prepared during the reaction when strong base is used, during the reaction when strong base is used। रिकॉर्डिंग तो चालू ही नहीं, अपन पढ़ा रहे हैं, बस ये रिकॉर्ड पढ़ाई कैसे बंद होगी? चलो, ठीक है, क्या लिखा हमने? अकॉर्डिंग टू, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अकॉर्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अकॉर्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, it is of 2 types, it is of 2 types। पहला सिंगलेट कार्बीन and second is triplet कार्बीन। Singlet carbene and second is triplet carbene। What do you mean by the singlet and triplet?
स्पिन मल्टीप्लिसिटी सुनिए कभी? स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? दो अलग अलग स्पिन में प्रेजेंट होते हैं। तो देखो क्या होता है, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन के अंदर ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ना, इनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। और हमारे पास में दो ही तरीके का डिफरेंट क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। या तो इस कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, या फिर इस कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में? अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस हाफ और माइनस हाफ कैंसिल आउट हो जाता है सिंगलेट कार्बन। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो प्लस हाफ या माइनस हाफ। समझ में आता है? एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो, दोनों ही सेम ही है। तो एंटी क्लॉक हो जाएगा तो हम माइनस हाफ ले लें, और क्लॉकवाइज हो तो हम प्लस हाफ ले लें, ठीक है। दोनों ही कुछ भी कर लें, क्या जाएगा, ट्रिपलेट कार्बन आ जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है विच इज कॉल्ड स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्या होता है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और सिंपल सा फॉर्मूला होता है जैसे 2s + 1, where s is the spin multiplicity, ठीक है। स्पिन का जो स्पिन इंटीग्रल लिखो आप, इसको ज्यादा अच्छा होगा। स्पिन वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो अब पहले s वैल्यू निकालनी है आपको। s कैसे निकलेगा? जैसे मान लीजिए कि मैं इस वाली कार्बन की बात करती हूँ, तो s की वैल्यू क्या होगी? देखो प्लस हाफ और प्लस हाफ, है ना। और इसको और अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी, देखो ऐसे लिख लूँ, प्लस हाफ प्लस प्लस हाफ। एक तो ये ले लूँ, या फिर मैं क्या ले लूँ, s = क्या ले लूँ, माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ, कुछ भी ले लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो अगर मैं प्लस हाफ लेती हूँ तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यहाँ पे पुट करो s की वैल्यू, देखो 2 × 1 + 1 दैट इज 3। 3 का मतलब होता है ट्रिपलेट। कौन सी कार्बन हो गई? ट्रिपलेट। 3 हो गया ना, 3 का मतलब क्या होगा, ट्रिपलेट। दिस इज द स्पिन मल्टीप्लिसिटी फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लेकिन रुक जाओ, आराम से करके उतारो। अभी तो मैंने समझाया, बस यहाँ तक उतारो स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। बस ये नहीं उतारना है ना, आराम से लिखते हैं अपने इसको। समझाने के लिए था सिंगलेट कब बनेगा जब दोनों अपोजिट स्पिन में होंगे, ठीक है। अब निकालो फॉर्मूला क्या है, 2s + 1। पहले s की वैल्यू निकालते हैं, स्पिन की वैल्यू होगी, देखो इसकी प्लस हाफ ले लेते हैं, इसके माइनस हाफ ले लेते हैं। मैंने लिया प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ, दोनों अपोजिट स्पिन है इसलिए देखो प्लस हाफ और माइनस हाफ कैंसिल हो जाएंगे। स्पिन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन दिस इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 × 0 + 1 क्या आया, 1 का मतलब क्या होगा, सिंगल। हमने सिंगल को क्या बोलते हैं, सिंगलेट। होप आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने शायद पढ़ा नहीं होगा। स्पेक्ट्रम पढ़ा है कभी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर वो लाइंस देखे थे, सीरीज जो थी, देखी थी क्या? आपको पता है वो बहुत सिंप्लीफाइड सिस्टम था। एक ही इलेक्ट्रॉन था, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स थे, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, जंप कर रहा था, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं तो फिर मान लो होने के रेडिएशंस थी, मैं मान लो मेरे पास ये डिफरेंट एनर्जीज लेवल है, किसी भी एटम के हो सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के हो सकते हैं, ठीक है। ये वाला n1 है, ये n2 है, ये n3 है, ये n4 है और ये n5। ये एनर्जी भी लिख सकते हैं, जैसे E1 लिखते हैं, जैसे E2 लिखते हैं, जैसे E3 लिखते हैं, जैसे E4, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए ये जो ग्राउंड स्टेट होती है वहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, मैंने बाहर से एनर्जी दी इसे, किसके फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में। ये रेडिएशन के फॉर्म में मैंने इसको एनर्जी दी, ठीक है। तो जब रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी दूंगी तो ये इलेक्ट्रॉन या तो इधर जंप करेगा
एक डायग्राम बनाता है विच इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, सेम उसमें जैसे मल्टीप्लिसिटी में करते हैं ना हम लोग, सेम उसके अंदर भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो जो सिंगलेट आता है ना, जब डायग्राम आता है तो सिंगलेट में ना एक लाइन आती है सिर्फ। ठीक है, सिंगलेट में एक लाइन आती है। ऐसे ही अगर मैं इसका ट्रिपलेट बनाऊं तो ट्रिपलेट में ऐसे ही प्लेन लाइंस आएंगी, पर कैसे आएंगी, बहुत पास पास और 3 लाइंस आएंगी बहुत पास पास। उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ता है। जब हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं तो मैग्निफिकेशन करना पड़ता है, उसके बाद हमें पता चलता है कि ट्रिपलेट में भी 3 लाइंस डिफाइंड है। नहीं तो वो हमें कैसा दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है। जब आप अपनी जनरल आंखों से देखोगे तो हमें ऐसा दिखाई देगा, मोटी लाइन दिखाई देगी ब्लैक कलर की। ठीक है, तो वो क्या होता है, ट्रिपलेट ही होता है। अगर आप इसको जब मैग्नीफाइंग करेंगे ना तो आपको दिखेंगे कि वहाँ पर 3 लाइन प्रेजेंट होती है ऐसे। दिस इज कॉल्ड ट्रिपलेट। और सिंगलेट का मतलब क्या होता है, सिर्फ सिंगल लाइन होती है, एक पतली सी लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड सिंगलेट। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम से आता है। चलो, हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा है ना, तो उसी का ही पार्ट होता है। देखिए यहाँ पर ट्रिपलेट की बात करेंगे, ट्रिपलेट की बात करेंगे। ट्रिपलेट कैसे, CH2 यूनिट होगी। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कैसे होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, या तो अपवर्ड या फिर मैं इसको लिख दूं और करके डाउनवर्ड। समझ में आता है, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही सेम फॉर्मूला आप लेंगे, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं बोलती हूँ प्लस हाफ और प्लस हाफ। ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी होगी, 1, 2 × 1 + 1। तो क्या, दिस इज कॉल्ड ट्रिपलेट। ठीक है, तो 2 तरीके की कार्बन होते हैं। प्लीज वेट कीजिएगा, काफी फोन आ रहे हैं, वो आने में नहीं समझ रहा। हेलो, कौन सा पार्सल है, प्रीति शर्मा के नाम से 800 रुपीज़ का पार्सल। सर मैंने कोई पार्सल नहीं मंगाया, सॉरी खुदा, नहीं सॉरी, मैंने तो अभी तक ऑनलाइन शॉपिंग करी नहीं, बहुत दिन हो गए। ठीक है सर, सॉरी सर, मैंने तो नहीं मंगाया। हाँ जी, मैंने तो ऑनलाइन शॉपिंग ही नहीं, पार्सल ही आ गया, कौन भेज रहा है, ऐसे भी लोग होते हैं। अच्छा, ठीक है, समझ में आ रहा है हार्पिंग का। अब बनती कैसे है, बहुत ज़्यादा तो इसके बनने के तरीके नहीं है, बहुत कम मिलते हैं हमें। हम तरीका देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। कॉपी कीजिएगा, कॉपी किया ना आप लोगों ने सभी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, हाँ, ऐसा तो नहीं है समझ में नहीं आ रहा, प्लीज बोल दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरा लेवल है, वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको गलती लेवल से पढ़ाया जाए, बट समटाइम्स क्या होता है कि लेवल अपने आप ही हाई हो जाता है पढ़ाते। तो आपको अगर लगे कि मैम का समझ नहीं आ रहा और सर पे से जा रहा है तो आप मुझे बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैम समझेगी नहीं। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन हम जनरली ऐसे बोलते हैं कि एक तो हम कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लें या फिर हम एक CH Cl3 ले लेते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म है, रिएक्शन बताऊंगी आपको, ये वाली नेम रिएक्शन है ये। इसके रिएक्शन हम कराते हैं 4-KOH। KOH इज अ बेस, क्या है ये, मैंने आपको बताया था, बेस की प्रेजेंस में बनेगी जनरली। जो रिएक्शन होती है, ये वाला एक्टिव हाइड्रोजन, एक तो ये एक्टिव हाइड्रोजन निकल जाता है, क्योंकि आपको पता है कि 3 तो हमारे पास में क्लोरीन अटैच्ड है ना, और एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। क्लोरीन का नेचर कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने के लिए, तो एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं और विड्रॉइंग होने की वजह से आप इसको एक ही KOH लिखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। रिमूव करेंगे तो हमारे पास में H2 तो बाहर चला जाएगा और फिर हमारे पास में बचती है CCl।
इलेक्ट्रॉन्स के साथ या नेगेटिव चार्ज के साथ बचा है, ठीक है। ये स्पीशीज पूछती है। इस स्पीशीज में से भी क्या होता है, एक क्लोरीन को बाहर निकाला जाता है, तो -Cl आयन बाहर चला जाता है, किसके साथ, के साथ, तो KCl के साथ में बाहर चला जाएगा इन फॉर्म ऑफ KCl, और हमारे पास में क्या बच जाएगा, Cl अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट रह जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या बन गया, इसे बोलते हैं हम डाई क्लोरो कार्बन, समझ में आता है, दिस इज कॉल्ड डाई क्लोरो कार्बन। डाई क्लोरो कार्बन क्यों बोला, कार्बन को कैसे कहते हैं, डाई क्लोरो क्यों लगाया, क्योंकि दो हाइड्रोजन, ठीक है, क्यों हमने क्या किया, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या पुट कर दिया, उसमें क्लोरीन पुट कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, आपकी एक मेन रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, उसके अंदर हम एल्डिहाइड बनाते हैं और एसिड फॉर्मेशन करते हैं, तब ये रिएक्शन काम में आती है, तब ये वाला रिएजेंट काम में आता है, ओके, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी तरीके से देखो CCl4 लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसकी रिएक्शन में आते हैं हम लोग KOH, ठीक है। जब भी हम रिएक्शन कराते हैं तो सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। अब यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन तो नहीं है, पर फिर भी सेम प्रोसीजर फॉलो होता है, यहाँ पर भी कार्बन डाइक्लोरोकार्बन ही बनती है, ठीक है, सेम प्रोसीजर फॉलो होता है वो वाला, और हमारे पास में क्या बन जाता है, डाइक्लोरोकार्बन फॉर्मेशन होता है। दिस इज ऑल अबाउट द कार्बन। ये भी बहुत रिएक्टिव स्पीशीज होती है, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लेना, इट इज अ रिएक्टिव स्पीशीज, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। यस, अब क्या बचा है हमारे पास, अब क्या क्या बचा है हमारा, कार्बन आयन बचा हुआ है ना, बेंजाइन बचा है और नाइट्रीन बचा है। कार्बन आयन कर लेते हैं, चलिए कार्बन आयन करते हैं, कार्बन आयन ऐसा दिखाई देता है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ऐसा दिखाई देता है। पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन की, या सॉरी पहले हम बात करते हैं, थोड़ा सा इंट्रो रखते हैं इसका, थोड़ा सा दिखेगा। Carbon-cation is a very reactive species. Carbon-anion is a very reactive species. Next देखिएगा, it reacts with new electrophile. It reacts with electrophile. Carbon consists 8 electron. Carbon consists 8 electron. इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्या होता है, रिएक्टिव हो जाते हैं। Carbon consists 8 electrons. ठीक है। उसके बाद में टाइप ऑफ कार्बन आयन, टाइप ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन भी क्या होता है, वही सेम कार्बन के ऊपर जितने भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे, जितने जिस टाइप ऑफ कार्बन पर, है ना, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा वही हो जाएगा। वही कार्बन आयन में क्या होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। कार्बन आयन में क्या हो जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी और दिस इज टर्शियरी। कोई भी आर्ट लगा सकते हैं आप।
कार बनाए, बोर हो गई ना पक्का। स्टेबिलिटी ऑफ कार एनायन, कार बनाएंगे, स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे? देखो दो तरीके से डिफाइन करेंगे। एक तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होंगे उनके अकॉर्डिंगली, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड होंगे उनके अकॉर्डिंगली। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की जब प्लस आई ग्रुप अटैच्ड होगा, और एक हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की व्हेन माइनस आई ग्रुप इज अटैच्ड। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हो, और इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो। ठीक है, दोनों की कंडीशन में हम बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरे पास में CH2 CH3 है, ये नेगेटिव चार्ज है। फिर उसके बाद में मैंने बोला CH3 CH नेगेटिव चार्ज CH3 है, और एक मैंने बोला CH3 C CH3 CH3 और ये नेगेटिव चार्ज। दिस इज 1 2 और 3। आप मुझे बताओ कि इसमें से स्टेबल कौन सा होगा और अनस्टेबल कौन सा होगा? Which one is stable और which one is unstable? How can you know? First, second और third. First is more stable, then second and then third. Why? उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट के लिए Okay. उसके पास दो उसके पास तीन क्या फर्क पड़ेगा इसके पास में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर? ये अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो इस कार्बन पर क्या फर्क पड़ेगा? कार्बन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो उसको दे देंगे। देगा कि स्टेबल कैसे आएगी? मैं वही पूछ रही हूँ कि अगर प्लस आई ग्रुप अटैच्ड है तो कार्बन पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज अटैच्ड है ना, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है ना कार्बन पर, कैसे स्टेबिलिटी आएगी? क्या क्राइटेरिया रहेगा स्टेबिलिटी का? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द कार्बन कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर अटैच्ड which are electron releasing group on it, how can you define the stability with reason? इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। कहाँ पर? कार्बन पर। फिर उससे क्या होगा? वेरी गुड। क्या करो आपने? सोचो, कुछ और भी हो सकता है। आता है, आपको पता है, कभी मैं बोलूँगी तो समझ में आया कि हाँ मैं वैसा हूँ। देखो गौर से देखो, गौर से देखो, समझ में आया क्या क्राइटेरिया रहता है? देखो जब यहाँ पॉजिटिव था ना, तब हमने बोला कि जितने इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाले ग्रुप लगे होंगे उस पॉजिटिव चार्ज को वो न्यूट्रलाइज करेंगे। समझ में ना? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। ऑर्डर सही बताया तुमने, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? ठीक है, फिर उसका रीजन नहीं पता है। रीजन देखो क्या है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ, जैसे मान लीजिए कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ऑलरेडी यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। एक नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट होना एक साथ। एक नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होना एक साथ। अब ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देने लगे तो आप देखेंगे कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। और जब भी ये कंडीशन आती है कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ती है तो वो अनस्टेबल होता है, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज में। अगर यहाँ ऑक्सीजन होता ना तो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। समझ में आता है? तो ये नोट डालेंगे आप लोग कहीं पर भी, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डज नॉट कंसिस्ट, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डज नॉट कंसिस्ट maximum electron charge density, does not consist maximum electron charge density, because if electron charge density increases on least electronegative atom, then
स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। अब डिफाइन हो जाएगा स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन होगी इसकी। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर तो देखो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जुड़ा हुआ है, तो होपफुली ये जो कार्बन है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो होपफुली यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है और 1-2 इलेक्ट्रॉन जो ये दे रहे हैं उसको अवेल कर सकता है अपने ऊपर, हाँ। और यहाँ पर कितने हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए, और यहाँ क्या हो गए, और भी ज़्यादा हो गए। इसीलिए ये वाला जो कार्बन है ये क्या होता जा रहा है, अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता जा रहा है। इसीलिए प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड दिस सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन टर्शियरी। ओके ओके विद दैट, समझ में आ रहा है। हमें रीजन पता होना चाहिए, हमें याद नहीं करना है, हर चीज़ को रटा नहीं जा सकता यार, ठीक है। हर चीज़ को ऑर्गेनिक में तो बिल्कुल भी नहीं रटा जाता, इनऑर्गेनिक में हम फिर भी रट सकते हैं। इनऑर्गेनिक में तो गिनी चुनी चीज़ें होती हैं और एक्सेप्शंस होते हैं, तो एक्सेप्शंस को रटना आसान होता है, पर ऑर्गेनिक में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। क्या हो गया ना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या स्टेबिलिटी हमें समझ में आती है, कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए अब अगर -I ग्रुप प्रेजेंट हो तो कैसे डिफाइन करोगे। मान लीजिए यहाँ पर सब पे -I ग्रुप अटैच्ड हो, वापस लिखते हैं इसे, ये तो हमारा +I ग्रुप था, -I ग्रुप होगा तो देखो CH2 नेगेटिव चार्ज और ये कार्बन है ना, और इस कार्बन के साथ में मैंने जो 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन लगे थे उनके साथ में मैंने क्लोरीन अटैच कर दिया, है ना। फिर यहाँ देखो ये हो गया CH3, राइट, ये, और थर्ड लिखो Cl2 कर देना। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, अब एक काम this is 1, this is 2, this is 3, बताएं कैसे डिफाइन करें, which one is more stable। अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि ये नेगेटिव चार्ज कैसे स्टेबल हो सकता है, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे उतना ज़्यादा ये स्टेबल होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वैल्यू है 6, यहाँ पर कितनी है 9, तो क्या हो जाएगा, मैं ऐसे बोल रही हूँ 1 2 3, तो 1 2 और 3 इज मोर स्टेबल देन 2 एंड देन 1, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब यहाँ पर देखो मैंने तो आपको सारे हाइड्रोजन चेंज करके दिखाया है, वो क्या करेगा, कई बार ऐसा करेगा कि सिर्फ 2 हाइड्रोजन रहने देगा, 1 Cl लगाएगा, फिर क्या करेगा, 1 हाइड्रोजन रहने देगा, 2 Cl लगाएगा, फिर 3 Cl लगा देगा और उसके बाद में पूछेगा, तब भी ऑर्डर सेम मिलेगा। और एक में पूछेगा, जैसे मान लो प्राइमरी में पूछ लिया, फिर सेकेंडरी में पूछ लिया, फिर टर्शियरी में पूछ लिया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ज़्यादा अच्छा हमें समझ में आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, किसी भी एक को ले लीजिए, फाइंड लाइक मैंने दिया CH2 नेगेटिव, CH3, CH2Cl, ये ले लिया मैंने, ठीक है। एक ये है हमारे पास में ग्रुप ऑफ एटम, एक हमारे पास में मान लीजिए ये है, और एक हमारे पास में है CH2 नेगेटिव, CH2Cl, और ये हो गया C। ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। अब आपको पूछेगा अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइड, अब अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर अटैच्ड, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, तो थर्ड की ज़्यादा हो जाएगी स्टेबिलिटी, फिर किसकी हो जाएगी सेकेंड की, और फिर किसकी हो जाएगी 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 Cl लगे हैं, यहाँ पर देखो 3 Cl लगे हुए, और यहाँ पर 4 Cl अटैच्ड है, जो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है कार्बन पर उसको डिस्पर्स कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट हम